हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। नाम तो सुना ही होगा। अरे एसिड्स और सॉल्ट का नहीं, बेस का तो सुना ही होगा। अब कोई बोलेगा हाँ सर सुना है, बेबी को बेस पसंद है। अबे वो वाला नहीं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये वाला। इंडिकेटर्स टेल्स इफ़ अ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। हमें अगर पता करना है कि कोई कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है तो हमें उसके लिए इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इंडिकेटर्स की हेल्प से ही हम पता कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो अब तुम सोचोगे सर इंडिकेटर्स होते क्या है। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो नेचुरली अकर होता है, और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो इस मानव जाति का देन है। लिटमस पेपर पर हम एसिड या बेस ड्रॉप करते हैं तो वो कलर शो करता है, जिससे हमें पता चलता है, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर में है फिनॉल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो हर इंडिकेटर्स एसिड के कांटेक्ट में कुछ और बेस के कांटेक्ट में कुछ और कलर शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। जो इंडिकेटर मैंने बताया टर्मरिक, वो एसिड्स के साथ येलो कलर शो करता है और बेसिस को रेड कलर शो करता है। और वैसे ही जब हम लिटमस पेपर पर एसिड ड्रॉप करते हैं तो वो कोई कलर शो नहीं करता है। नो चेंज इन कलर। वो लिटमस पेपर जिस कलर का रहता है वैसा ही रह जाता है, वो कोई कलर चेंज नहीं करता है। और जब हम लिटमस पेपर पर बेस को ड्रॉप करते हैं तो वो कलर चेंज करके ब्लू हो जाता है, ब्लू। और जब ब्लू लिटमस पेपर पे हम एसिड को ड्रॉप करते हैं तो वो रेड हो जाता है। और जब बेस को ड्रॉप करते हैं तो नो चेंज इन कलर। तुम देख सकते हो कि रेड लिटमस पेपर पे एसिड नो चेंज इन कलर, और ब्लू लिटमस पेपर पे बेस नो चेंज इन कलर। और फिनोल्फथैलीन एसिड्स के कांटेक्ट में आते ही कलरलेस हो जाता है। एसिड्स के कांटेक्ट में आते ही कलरलेस हो जाता है, अपनी कलर को वो लूज़ कर देता है। और बेसिस के कांटेक्ट में आते ही वो पिंक इन कलर हो जाता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो एसिड्स के कांटेक्ट में आते ही वो पिंक हो जाता है, और बेसिस के कांटेक्ट में आते ही येलो इन कलर हो जाता है। अब ये दोनों कलर तो लड़कियों को भूलेगा ही नहीं भाई, उनका फेवरेट कलर जो है। चलो किसी बहाने तो याद रख सकेंगी, हमें तो मतलब एग्ज़ाम में नंबर से ही है। अब किसी को जानने की इच्छा हुई कि सर सिर्फ कलर चेंज से ही पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, तो नहीं, आओ बताता हूँ। अब किसी को जानने की इच्छा हुई कि सर सिर्फ कलर चेंज से ही पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, तो नहीं, एक और इंडिकेटर होता है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर चेंजेस स्मेल टू टेल इफ अ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है ये एसिड्स और बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना स्मेल चेंज कर देता है, वो स्मेल करता है टू टेल इफ अ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल अनियन, क्लॉव, वैनिला। अब हम कुछ एसिड्स और बेसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड,
CH3COOH एसिटिक एसिड। बेसिस के एग्जाम्पल हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम में से किसी ने नोटिस किया होगा कि जितने भी एसिड्स हैं उसमें H प्रेजेंट है। इसका मतलब जिसमें भी H होगा वो एसिड है। तो अभी के लिए तो तुम देख सकते हो कि जिसमें भी H है वो एसिडिक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट है H+ आयन, फिर उससे आगे मिल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी बस ये याद रखो एग्जाम्पल्स एसिड के। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जिसमें एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। याद रखना एसिड प्लस मेटल, एसिड के साथ कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है तो उस मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर हम एसिड को A+B-, जहाँ A+ कटायन है और B- अनायन है, जैसे कोई भी एसिड है HCl, यहाँ पर H+ जो कटायन है, Cl- अनायन है, H2CO3 H+, CO3 H+, CO3 2-, क्योंकि इसका चार्ज यहाँ चला गया है, इसका चार्ज यहाँ चला गया है, CO3 × 1। तो इसी प्रकार हम एसिड को A+B- ले लेते हैं और कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल यहाँ पर मेटल, तो वो मेटल का साल्ट बनाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है। हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है प्लस जिंक। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इस मेटल का साल्ट, मेटल कटायन फॉर्म करेगा Zn2+ और SO4 2-, यहाँ से इससे कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl प्लस रिएक्ट विद आयरन गिव्स, प्रोडक्ट में क्या बनता है FeCl2, क्योंकि हमारा Fe2+ होता है और H+Cl- होता है। तो जब मेटल का साल्ट बनेगा तो मेटल कटायन और यहाँ एसिड होगा उसका अनायन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, तो FeCl2 बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों रिलीज होता है, या हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो कन्फर्मेशन के लिए हमें कोई टेस्ट करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो हमें ये पता होता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मैंने पहला एग्जांपल बताया था सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल। तो उसी रिएक्शन को अगर हम किसी बीकर में परफॉर्म करते हैं तो किसी बीकर में हम सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रैन्यूल से अगर रिएक्ट कराते हैं तो जो गैस रिलीज होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जो रिएक्शन परफॉर्म करते टाइम एक कैंडल लेकर आते हैं, कैंडल बर्न करते हैं और वो जो गैस रिलीज होती है उसके पास लेकर जाते हैं। तो जब हॉट फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, आवाज़ करता है। क्या आवाज़ करता है, पॉप साउंड। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। हमने अभी पढ़ा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का साल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं।
अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एसिडिक फूड को अगर हम मेटल कंटेनर में रखते हैं तो क्या होगा। जो एसिडिक फूड होगा वो मेटल के कंटेनर से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जैसे हमने पढ़ा एसिड प्लस मेटल साल्ट बनाएगा। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हम सोच रहे होंगे कि साल्ट बनाएगा तो अच्छा ही होगा, यही सोच रहे होंगे। तो वो साल्ट अच्छा नहीं होता है। जो भी एसिडिक फूड अगर मेटल कंटेनर से रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनता है वो पॉइजनस होता है। पॉइजनस, इसका मतलब हमें एसिडिक फूड को या किसी भी फूड आइटम्स को मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पॉइजनस साल्ट बनेगा जो जिसके खाने से किसी की डेथ भी हो सकती है या बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो प्रोडक्ट में बनेंगे साल्ट, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर हम किसी एसिड को A प्लस बी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को C प्लस डी माइनस कंपाउंड से, तो मैंने बताया था कि मेटल का साल्ट बनेगा। जो ये साल्ट होगा वो मेटल का साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर मेटल का कटायन और एसिड का अनायन C प्लस बी माइनस, मेटल का कटायन और एसिड का अनायन मिलके साल्ट फॉर्म करेंगे प्लस CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। और जनरली जो ए प्लस में एसिड का जो कटायन होता है वो हाइड्रोजन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट। और किसका साल्ट, मेटल का साल्ट। मेटल का साल्ट, इसका मतलब मेटल का कटायन और एसिड का अनायन। तो यहाँ पर मेटल का कटायन क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है। यहाँ पर एसिड का अनायन Cl माइनस है तो साल्ट बनेगा NaCl प्लस। क्योंकि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है तो CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट। किसका साल्ट, मेटल का साल्ट। तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपके NCERT के एक्टिविटी 2.5, कौन सा एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.5 में एक पॉइंट दिया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा उसमें CO2 गैस पास करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस जो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा प्लस CO2 गैस तो ये फॉर्म करेगा CaCO3 सॉलिड प्रेसिपिटेट। सॉलिड होगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है प्लस H2O लिक्विड। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में है अगर CO2 पास करते हैं उससे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और H2O फॉर्म करता है। अगर कोई बोले कि सर हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस CO2 पास करते हैं, एक्सेस मतलब अनलिमिटेड, एक्सेस CO2 पास कर दें तो क्या फॉर्म करेगा। तो हम आगे देख लेते हैं कि क्या हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O फॉर्म करता है, और जब हम एक्सेस CO2 पास कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, उसमें एक्सेस CO2 पास कर देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या होता है एक्वस में फॉर्म होता है। ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था वो सॉलिड था, वाइट प्रेसिपिटेट था, इनसॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन जब एक्सेस CO2 पास किया गया है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ है जो सॉल्यूबल इन वाटर है। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, लाइम स्टोन होता है, चॉक होता है, मार्बल होता है, ये सभी क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं साल्ट प्लस H2O। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नॉलिफाई कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एसिड को A+B- से शो करें, जहाँ A+ कटायन है जो कि जनरली हाइड्रोजन होता है, और बेस को C+D-, बेस को C+D- से, तो जो साल्ट फॉर्म करेगा वो C+B- क्या होगा, सॉल्ट होगा, और A+D- H2O होगा, क्योंकि A+ हमने देखा है यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब NaOH प्लस HCl रिएक्ट करता है, जहाँ NaOH बेस है और HCl एसिड है, रिएक्ट करके फॉर्म करता है सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर। हम देख चुके हैं कि एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म करते हैं। तो जब एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई बोलेगा, एक मिनट सर, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड और बेस एक ही नेचर शो कर रहे हैं, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, और एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हाँ, इन दोनों का नेचर जो है वो सेम होगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम बन रहा है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, MgO, ये सभी मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ, जिससे हमें पता चला कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर बेस से रिएक्ट करा कर देखें तो हमें पता चलता है कि ये भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। और अगर हम ये जो रिएक्शन है इसको इस पहले वाली रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, प्रोडक्ट तो सेम है और बेस भी सेम है। इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने देखा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके।
इसका एग्जाम्पल है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। हमने यहाँ देखा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं। तो हाँ, कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। CO, N2, NO आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि pH स्केल होता क्या है और हम पढ़ते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन कितना बेसिक है, इस बात का पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं pH स्केल। ये है pH स्केल। pH स्केल 0 से 14 तक इसका रेंज होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। हम जितना ज़्यादा 7 से दूर जाएंगे लेफ़्ट साइड में, और 0 के करीब जितना जाएंगे उतना सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और हम जितना ज़्यादा 14 के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH होता है 0 से 7 के बीच में होता है, और जो बेस के लिए सॉल्यूशन का pH होता है वो 7 से 14 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर 7 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 7 पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल के लिए pH 7 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई सॉल्यूशन A है जिसका pH 4 दिया है, और सॉल्यूशन B है जिसका pH 1 दिया है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो एसिडिक के लिए मैंने बताया कि जो pH का रेंज होगा 0 से 7 के बीच में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक 4 हो गया। मैंने बताया कि 0 से जितना करीब होगा pH का रेंज उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 14 के जितना करीब होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन दोनों में से 0 के पास कौन सा है, 1 है। 4 तो उससे दूर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 2 3 4, ये 4 है, ये 1 है। तो ज़्यादा एसिडिक क्या है, 1। ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। कोई सॉल्यूशन C है जिसका pH 13 दिया है, और सॉल्यूशन D है जिसका pH 10 दिया है। तो pH 13 और 10 को देखकर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए ये तो 7 से ज़्यादा है, इसका वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो ये एसिडिक तो हो नहीं सकता। अब ये केस है बेस का। तो बेस के कंडीशन में pH 14 के जितना करीब होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो 14 के करीब कौन सा है, pH 13 है। pH जो 14 के जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन कौन सा बेसिक है, 13 वाला। इसमें हमें देखना था एसिडिक, और इसमें हमें देखना था बेसिक। तो हमें क्या पता चला कि जो pH 1 है वो मोर एसिडिक देन pH 4, और जो pH 13 है इज़ मोर बेसिक देन pH 10। आपके NCERT में एक टर्म है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जो आयंस होंगे कौन से होंगे, H3O+ या OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमने डाइल्यूशन पढ़ा जिसमें एसिड और बेस वाटर में मिक्स किया जाता है। तो जब देखते हैं कि हम अब एसिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होगा, तो क्या होता है, H+ एक्वस आयन फॉर्म होता है। जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो H+ एक्वस आयन फॉर्म होता है, और ये H+ जो है वो एक्वस फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जब HCl को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो H+ एक्वस फॉर्म करेगा और Cl- आयन फॉर्म करेगा। ये सॉल्यूशन में है, ये जो भी है ये सॉल्यूशन में है। जो H+ एक्वस होता है वो अनस्टेबल होता है। H+ एक्वस अनस्टेबल होता है। तो H+ एक्वस क्या करता है, H2O से फिर से रिएक्ट कर जाता है।
अगर HCl वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर ऐसा तो है नहीं लिमिटेड कंडीशन में है, रिएक्ट किया और वाटर ख़त्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। जो H प्लस एक्वस आयन फॉर्म होता है वो फर्दर H2O से रिएक्ट करके H3O प्लस आयन बना लेता है जो कि स्टेबल होता है एज कम्पेयर्ड टू H प्लस एक्वस। H3O प्लस क्या होता है, स्टेबल होता है। हमने देखा सबसे पहले HCl H2O से रिएक्ट करके H प्लस आयन एक्वस में फॉर्म किया, फिर H प्लस एक्वस H2O से रिएक्ट किया, H3O प्लस आयन फॉर्म किया। ये क्या है, 2 स्टेप में हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके एक स्टेप में लिखते हैं तो HCl जब H2O से रिएक्ट करेगा तो वो H3O प्लस आयन फॉर्म करेगा और Cl माइनस आयन फॉर्म करेगा। और वैसे ही जब बेस वाटर से रिएक्ट करता है तो OH माइनस आयन फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2O से रिएक्ट करके पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन एक्वस में फॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं अल्कैली क्या होता है। अल्कैली बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हों, वाटर से रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट ना फॉर्म करते हों, वाटर में सॉल्यूबल हों, वैसे बेसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बेस। हमने यहाँ देखा कि एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन फॉर्म करता है और बेस जब वाटर से रिएक्ट करता है तो OH माइनस आयन फॉर्म करता है। तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन के साथ साथ कुछ और फॉर्म करता हो। तो ऐसा ही है, जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन के साथ साथ H प्लस एक्वस में आयन के साथ साथ OH माइनस भी फॉर्म करता है। अब तुम कहोगे अरे सर, अब तुम बोलोगे अरे तो कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो H प्लस एक्वस के साथ साथ OH माइनस आयन भी फॉर्म करता है। लेकिन जब हम देखते हैं इन दोनों में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो जब हमने यहाँ पर एसिड को वाटर से रिएक्ट कराया है तो जाहिर सी बात है जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होना चाहिए ये मोर होना चाहिए, और ये OH माइनस का कंसंट्रेशन वेरी लेस होना चाहिए। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जब बेस को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, OH माइनस फॉर्म करेगा और साथ ही साथ H प्लस भी फॉर्म करेगा। तो अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाकर इतना तो बता ही सकते हो कि अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो मोर होगा एज कंपेयर टू H प्लस का कंसंट्रेशन, ये क्या होगा, वेरी लेस होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन के साथ साथ OH माइनस आयन भी फॉर्म करता है, लेकिन वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि H प्लस और OH माइनस में से कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा, और जो वीक एसिड होंगे हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने कंसंट्रेशन टर्म बार बार यूज़ किया। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कंसंट्रेशन होता क्या है, तब से यूज कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होता क्या है। देखते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस H प्लस भी हो सकते हैं या OH माइनस भी हो सकते हैं। एसिडिक के लिए H प्लस, बेसिक के लिए OH माइनस। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर, यूनिट यूनिट वॉल्यूम मतलब
1 लीटर। किसी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ऑफ H+ या OH- कितना ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ा देंगे, और कंसंट्रेशन को कम करना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस मेक्स इट वीक एज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस या OH- आयंस डिक्रीज। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन लेस एसिडिक या लेस बेसिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इफ़ेक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ पे, और कैसे हमें इनसे बचना चाहिए। हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी 7 to 7.8 के पीएच रेंज में ऑप्टिमम कंडीशन में काम करती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी का पीएच बढ़ जाता है, या हमारे स्टोमक में अगर हम फास्ट फूड या जंक फूड जो तुम सब खाते हो अगर खा लेते हैं तो पीएच बढ़ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटासिड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो एक्सेस पीएच के वजह से जो एसिडिटी बढ़ी होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एक पीएच रेंज में लाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये एंशियंट टाइम से ही एज अ एंटासिड्स हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। हम लोग ने पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, हमारा दांत सड़ने लगता है, जो वो दांत टूट टूट कर गिरने लगता है और उसमें पीलापन आ जाता है। ये क्या होता है, पीएच चेंज की वजह से होता है। जो हमारा टूथ इनेमल होता है, जो वाइट लेयर होता है हमारे दांतों पे, उसको इनेमल बोलते हैं। ये मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और जो टूथ इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो टूथ इनेमल ही होता है, तभी तो कुछ भी चबा के खा लेते हो। इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। टूथ इनेमल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता चला वाटर में डिज़ोल्व होता तो पानी पिए, कुल्ला किए तो दांत गायब, डिज़ोल्व हो गया। बट कोरोड्स व्हेन पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। ये डिज़ोल्व तो नहीं होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोड हो सकता है, और वो भी कब होगा, जब पीएच हमारे माउथ में 5.5 से बिलो हो। और ये पीएच 5.5 से बिलो होता कैसे है, क्योंकि जब हम कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स। जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे होते हैं उनको बैक्टीरिया क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं, और जिसके वजह से हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो डिक्रीज़ करता है।